दुनिया का एक मजबूत लोकतंत्र हिंसक आग की लपटों का सामना कर रहा है। फ्रांस में अफ्रीकी मूल के 17 वर्षीय युवक की हत्या के बाद से पेरिस जल रहा है। फ्रांस के कई शहर 100 घंटे से हिंसा की आग में झुलस रहे हैं और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस समय लाचार लग रहे हैं। फ्रांस में फैलती तनाव की आग पर पूरी दुनिया की नजर है। आज हम आपको पहले 8 ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसके जरिए आप फ्रांस के ताजा हालात की पूरी कहानी समझ सकते हैं। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह पेरिस से लेकर फ्रांस के दूसरे शहरों में घरों को जलाया गया। बड़ी बड़ी इमारतें जलाई गई। जानकारी के मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा घर जलाए जा चुके हैं। फ्रांस में हिंसा और आगजनी के पीछे कौन है? फ्रांस में पेरिस में इस तरह की प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है कि बात बात पर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, घरों को जला देते हैं, शहर को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखते हैं? इन सभी सवालों के जवाब भी आज हम आपको जी न्यूज पर देंगे। यह वीडियो सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी का है, यानी किताबों की इमारत है ये जिसे जलाया जा रहा है। फ्रांस के मार्सिले शहर में यह लाइब्रेरी है और कहा जा रहा है कि इस लाइब्रेरी में लाखों किताबें थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे भी नहीं छोड़ा। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ जलती हुई गाड़ियां दिखेंगी। फ्रांस की सड़कों पर हंगामा करते हुए प्रदर्शनकारियों को जहां भी कारें दिखी आग लगा दी गई। कार, बस, पुलिस वैन, जहां जो भी वाहन मिला जला दिया गया। अब तक तकरीबन 2000 गाड़ियों को फूंक दिया गया है। हिंसा रोकने के लिए और प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए फ्रांस ने 45,000 पुलिस वालों को तैनात किया है, लेकिन फिर भी हिंसा नहीं रुक रही है। जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारी भी अटैक कर रहे हैं। पुलिस भी आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, खदेड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसी तस्वीरें पिछले 4 दिनों से लगातार आ रही हैं। पांचवा वीडियो तोड़फोड़ का है। शॉपिंग सेंटर से लेकर दुकानों और दफ्तरों तक को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारी दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं, वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक लड़के की हत्या के बाद उठी चिंगारी ने फ्रांस की हालत क्या कर दी है, इसका जवाब है ये छठा वीडियो। जली हुई कारें, आसपास फैली राख, ये उस पेरिस शहर की तस्वीर है जिसे रोमांस कैपिटल कहा जाता है। जिस शहर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, वहां की ऐसी तस्वीर ना हमें अच्छी लगेगी और ना आपको। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का दावा है कि इस हिंसा में ज्यादातर युवा शामिल हैं, खासकर ऐसे लड़के जिनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच है। यही लड़के तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं। इस वीडियो को देखते हुए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस भीड़ में ज्यादातर प्रदर्शनकारी युवा हैं, कम उम्र के हैं। और अब आपको दिखाते हैं 8वां वीडियो। इस वीडियो में हिंसा नहीं हो रही है, आग नहीं लगाई जा रही है, तोड़फोड़ भी नहीं हो रही है। लोग एक जगह पर जमा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध के इस तरीके की आलोचना नहीं की जा सकती, लेकिन फ्रांस में मौजूदा हालात जो बने हैं, जो हिंसा फैली है, उससे पहले जगह जगह ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे थे जहां भीड़ को उकसाया जा रहा था। फ्रांस के जिन शहरों में ज्यादा हिंसा हुई है, यानी इस बार फ्रांस के जो शहर हिंसा का हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं, उनके नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। पेरिस, नैंटेरे, मार्सिले और स्ट्रासबर्ग, ये वो 4 हॉटस्पॉट हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नैंटेरे पेरिस का ही एक उपनगर है, यानी सब अर्बन इलाका है। यहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। नैंटेरे में ही 27 जून को 17 साल के अफ्रीकी मूल के लड़के की हत्या हुई थी।
इसकी चिंगारी पूरे फ्रांस को जला रही है और इसकी लपटें अभी फैलती ही जा रही हैं। अब आपको आंकड़ों के जरिए फ्रांस हिंसा का जल्दी से अपडेट दे देते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि फ्रांस में 100 घंटे से ज्यादा समय से हिंसा जारी है। आगजनी, तोड़फोड़ जैसी वारदातें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6000 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं पिछले 5 दिनों में हुई हैं। अब तक 2000 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया है। 500 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं। फ्रांस की सरकार के मुताबिक 994 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिर्फ 45,000 पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों से झड़प में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लगता है कि उनके देश में हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऐसे अभिभावक जिम्मेदार हैं जिनके बच्चे सड़क पर उतरकर आग लगा रहे हैं। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन की मीटिंग छोड़कर पेरिस लौटे मैक्रों ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं और इस वजह से हिंसा भड़क रही है। उन्होंने दावा किया कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर कम उम्र के लड़के हैं और वो अगर गलत कदम उठा रहे हैं तो इसके लिए उनके माता-पिता जिम्मेदार हैं। Les interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se... मौजूदा हालात को देखते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने लोगों से, खासकर बच्चों से, घर के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। फ्रांस हिंसा की आग में झुलस रहा है। पेंशन रिफॉर्म के बाद मैक्रो सरकार सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। सरकार पर आरोप है कि उसका रवैया उन आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश का है जिन्होंने नाहेल नाम के लड़के को गोली मार दी थी। नाहेल की मौत के बाद ही फ्रांस एक बार फिर सुलग उठा है। आपको बताते हैं कौन था नाहेल। नाहेल पेरिस में ही पला बड़ा था। 17 साल का अल्जीरियाई मूल का लड़का था। नाहेल डिलीवरी बॉय का काम करता था और रग्बी का लीग प्लेयर था। वो माता पिता की इकलौती संतान था और अपनी मां के साथ रहता था। नाहेल को बिना लाइसेंस मर्सिडीज कार चलाते पेरिस पुलिस ने रोका था। जानकारी के मुताबिक 2021 से 2023 तक पुलिस ने 5 बार उसे कार चलाते हुए रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के आरोपों के मुताबिक नाहेल ने पुलिस की बात मानने से इनकार कर दिया था। सितंबर में जुवेनाइल कोर्ट के सामने नाहेल की पेशी होनी थी। दरअसल नाहेल पर बिना लाइसेंस, इंश्योरेंस और फर्जी नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चलाने का आरोप था। नाहेल की हत्या के बाद से ही फ्रांस में तनाव बढ़ा, दंगे होने लगे। हालात यह है कि फ्रांस के मौजूदा हालात की तुलना सीरिया और ईरान से होने लगी है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में पहला ख्याल यही आएगा कि ये सीरिया तो नहीं है, ये इराक तो नहीं, ये ईरान तो नहीं, ये अफगानिस्तान तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये ना तो सीरिया है, ना इराक है और ना ही ईरान और ना ही अफगानिस्तान है, ये फ्रांस है। जलता हुआ फ्रांस, झुलसता हुआ फ्रांस, कराहता फ्रांस, आपस में लड़ता फ्रांस। कोई कार जला रहा है, कोई बसें जला रहा है, कोई घर जला रहा है तो कोई लाइब्रेरी जला रहा है। कोई लूटपाट कर रहा है, कोई दुकानों, दफ्तरों और शॉपिंग सेंटर में तोड़फोड़ मचा रहा है।
फ्रांस की ऐसी हालत देखकर लोकतंत्र के रास्ते पर चलने वाला हर देश परेशान हो सकता है, क्योंकि फ्रांस एक मजबूत लोकतंत्र है जहां अभिव्यक्ति की आजादी है और आंदोलन का पूरा अधिकार है। लेकिन शांति की जगह हिंसा के रास्ते पर बढ़े प्रदर्शनकारियों ने सारी लक्ष्मण रेखा लांघ दी। हालत यह है कि फ्रांस की मैक्रो सरकार देश में आपातकाल लगाने पर विचार कर रही है। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न से लेकर फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री गेराल्ड डारमेनिन ने आपातकाल के संकेत दिए हैं। On a utilisé 4 fois l'état d'urgence. Bon, pour des choses extrêmement graves, la crise terroriste, les émeutes de 2005, je rappelle que le président Chirac a utilisé après 10 jours d'émeutes, ou la crise Covid. C'est pas parce qu'on n'a pas l'état d'urgence qu'on n'a pas des moyens exceptionnels. Ce soir, il y aura des moyens exceptionnels. Simplement, on n'écarte aucune hypothèse, le président de la République l'a dit, et nous verrons évidemment, après la nuit de ce soir, ce que le président de la République choisira. मैक्रो सरकार इस समय संकट में है। खुद मैक्रो आलोचना के शिकार हो रहे हैं। फ्रांस में आगजनी के बीच उनका पार्टी करते एक वीडियो वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि फ्रांस जल रहा है और राष्ट्रपति पार्टी कर रहे हैं। हालांकि मैक्रो दंगे को देखते हुए ब्रसेल्स में हो रहे यूरोपीय संघ की बैठक बीच में छोड़कर ही पेरिस लौट आए। उन्होंने 2 दिन में 2 बार इमरजेंसी मीटिंग की, लेकिन इन मीटिंग्स का परिणाम सड़कों पर नहीं दिख रहा है। मैक्रो के मुताबिक फ्रांस में हिंसा बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने भड़काऊ कंटेंट हटाने की अपील की है। Un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. यही वो वीडियो है जिसके बाद पूरे फ्रांस में हिंसा फैली। इसी पीली मर्सिडीज में अफ्रीकी मूल का लड़का नाहेल 27 जून की सुबह जा रहा था, जहां चेक पॉइंट पर 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया, लेकिन कार रोकने के बजाय वो कार आगे बढ़ाने लगा। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने उसे गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। लड़के की मां की अपील पर लोग जुटते गए और नाहेल की हत्या के बाद हिंसक प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। राष्ट्रपति मैक्रो ने नाहेल की हत्या को गलत बताया और आरोपी पर कार्रवाई का भरोसा दिया। आरोपी पुलिस वाले को हिरासत में ले लिया गया। उसने इस घटना के लिए माफी भी मांगी, लेकिन बवाल अभी भी थमा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फ्रांस किस तरह एक अघोषित गृहयुद्ध की आग में जब तब झुलस जाता है, इसे समझने के लिए आपको फ्रांस के पिछले 44 साल की कहानी समझनी होगी। ये कहानी दंगे और हिंसक वारदातों से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि फ्रांस के तमाम राजनीतिक फैसले फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक सूत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से प्रभावित होते रहे हैं। यही वजह है कि माइग्रेशन को लेकर फ्रांस तुलनात्मक तौर पर उदार रहा है। लेकिन इस माइग्रेशन की जड़ में फ्रांस में हिंसक और खूनी झड़पों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि पिछले समय से लगातार फ्रांस को जलाता रहा है। हिंसा की ज्यादातर इन बड़ी वारदातों में एक बात कॉमन है और वो है उत्तर अफ्रीकी अप्रवासियों और फ्रांसीसी पुलिस के बीच झड़प। हाल के दशकों की बात करें तो इन दंगों और खूनी वारदातों की शुरुआत 1979 से हुई। तब लियोन शहर में नॉर्थ अफ्रीकी मूल के एक युवा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में पूरे शहर में दंगे हो गए।
उस घटना के 12 साल बाद मार्च 1991 में पेरिस में अरबी मूल के एक किशोर को सुपरमार्केट के सुरक्षाकर्मी ने गोली मार दी थी, जिसके खिलाफ डिपार्टमेंटल स्टोर और कई कारों को आग के हवाले कर दिया गया। फिर 1991 के जून महीने में पुलिस ने 23 साल के यूसुफ खैफ नाम के शख्स को गोली मार दी थी, जिस पर चोरी की कार लेकर भागने का आरोप था। इस घटना के बाद मोंटेस ला जोली इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। 1995 में लियोन में एक बार फिर बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए, जब पुलिस ने अल्जीरियन आतंकी खालिद केलकल को मार गिराया था। खालिद पर 1995 में पेरिस और लियोन में हुए बम विस्फोट को अंजाम देने का आरोप था। इसके बाद जुलाई 2009 में पेरिस के बाहरी इलाके मॉन्ट्रियल में अल्जीरियन शख्स मोहम्मद बैनमौना की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद 14 जुलाई को बैस्टिल डे के मौके पर दंगे भड़क गए थे। बैस्टिल डे फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण तारीख है, जब 1789 में 14 जुलाई को क्रांतिकारियों ने बैस्टिल जेल को तोड़ दिया था। 2016 में पेरिस के पास अश्वेत एडामा त्राओर की भी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद फ्रांस के कई शहर हिंसा की आग में जल गए थे। 2017 में थियो लुहाका नाम के एक अश्वेत शख्स के खिलाफ पुलिस पर नस्ली हिंसा का आरोप लगा था। इस घटना के बाद पेरिस और आसपास के इलाके में 2 हफ्ते तक दंगे होते रहे थे। अश्वेत शख्स के खिलाफ पुलिस पर नस्ली हिंसा का आरोप रहा है। इस घटना के बाद पेरिस और आसपास के इलाकों में 2 हफ्ते तक दंगे होते रहे थे। दरअसल माइग्रेशन का मसला यूरोपीय देशों में एक बड़े संकट का सबब बनता जा रहा है। इसलिए आपको माइग्रेशन के रूट मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह यह संकट भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के 2 छोर पर मौजूद यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। भूमध्य सागर के जरिए ही अफ्रीकी अप्रवासी यूरोप के किसी भी देश में शरण लेने की कोशिश करते हैं, और यही वो रूट है जो यूरोप के लिए क्राइसिस रूट यानी संकट का समुद्री मार्ग बन चुका है। इसमें पहला रूट है सेंट्रल मेडिटेरेनियन के रास्ते लीबिया या ट्यूनीशिया से इटली में दाखिल होना। यूरोपियन यूनियन के फ्रंटेक्स बॉर्डर एजेंसी के मुताबिक 2017 से इजिप्ट, ट्यूनीशिया और बांग्लादेश के माइग्रेंट्स ने इस रूट का इस्तेमाल किया है, लेकिन 2017 में इसे लेकर इटली और लीबिया के कोस्ट गार्ड्स के बीच विवादित समझौता भी हुआ था। अब आपको रूट नंबर 2 दिखाते हैं। पूर्वी भूमध्य सागर के रास्ते तुर्की से ग्रीस में अप्रवासियों का प्रवेश। 2022 में 42,000 से ज्यादा माइग्रेंट्स इस रास्ते ग्रीस पहुंचे थे, जिनमें अधिकांश अफगानी, नाइजीरियन और सीरियन नागरिक थे। हालांकि 2016 में यूरोपियन यूनियन और तुर्की में समझौता होने के बाद इस समुद्री रास्ते का भी इस्तेमाल कम हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत तुर्की कई बिलियन यूरो की सहायता के बदले ग्रीस पहुंचे अवैध अप्रवासियों को वापस बुलाने पर सहमत हो गया था। अफ्रीका से यूरोप में अप्रवासियों के प्रवेश का तीसरा रूट भी है। पश्चिमी भूमध्य सागर के रास्ते वेस्ट अफ्रीकी देश मोरक्को से स्पेन। पिछले कुछ साल के दौरान इस रास्ते के इस्तेमाल में कमी आई है। हालांकि इस रास्ते 80% माइग्रेंट्स नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन और सब सहारन अफ्रीकी देशों से आने वाले रहे हैं। फ्रांस में जारी हिंसा के बीच दुनिया के कई देशों ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, सऊदी अरब, जर्मनी और नॉर्वे ने अपने नागरिकों से कहा कि वो हिंसा प्रभावित इलाकों में ना जाएं, और अगर हिंसा प्रभावित इलाकों में रह रहे हैं तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। Z News.